नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी के साथ रोज शो करता हूं। अभय दुबे जी के साथ मैंने शो किया, कुंभ की अव्यवस्थाओं पे बात करना शुरू किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि अभय दुबे जी पॉलिटिकल इस गेम का इतना बड़ा उदाहरण सामने रख देंगे। उन्होंने बताया कि इस कुंभ के बहाने योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का प्लान किया था। और जो जबरदस्त खुलासा उन्होंने किया वो मैं सुनकर हैरान रह गया कि क्या कुंभ राजनीति का इतना बड़ा केंद्र हो सकता था। अव्यवस्थाएं हुई। हमने सुबह 10 बजे से लाइव करना शुरू किया। तब तक एक भी गोदी मीडिया चैनल ने ये नहीं कहा कि एक भी मौत हुई है। 1 बजे तक नहीं कहा। हमारे रिपोर्टर सुमित कुमार, फोटोग्राफर क्षितिज कांत, हमारे रिपोर्टर रात के 1 बजे तक 1 बजे पहुंच गए थे, लगातार लाइव कर रहे थे। जब मैंने सुबह 10 बजे तक से शुरू किया, लाइव 3 घंटे चलाया, लाइव लगातार किया, तो क्षितिज कांत ने एक एक करके एम्बुलेंस से उतरती हुई लाशें दिखा दी कि इतनी लाशें हैं। देर शाम 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया कि 30 लोगों की मौत हुई। लेकिन तब क्षितिज कांत ने एक और स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि जहां लाशें पड़ी हुई थी, लाशें गिराई गई थी, लाशें रखी गई थी, वहां पे एक लाश के ऊपर 58 नंबर भी लिखा था। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। इसका मतलब मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी और सरकार ने छुपाया। बहुत खराब है ये। बड़े बड़ी दूर से श्रद्धालु आए थे। सरकार का इसके पीछे खेल क्या था? और वहां पे अमित शाह जब गए थे, तो वो जो महामंडलेश्वर, जिनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग जाने कहां कहां से आते हैं, वो महामंडलेश्वर अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहे थे। जैसे अमित शाह ना हो, शिवलिंग हो, उनके ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है। उसमें एक महामंडलेश्वर ऐसा था जिस पर यौन शोषण का आरोप है, जिस पर अपने गुरु की हत्या का आरोप है, जिस पे जमीनें हड़पने का आरोप है। जो शिवपाल और अखिलेश यादव की जब लड़ाई चल रही थी, तो जिस पे आरोप था कि वो अखिलेश यादव के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करा रहा था, ऐसा महामंडलेश्वर भी वहां पे अमित शाह के ऊपर जल चढ़ा रहा था। जो कंगना रनौत को भी हवाई जहाज में उड़ा रहा था, और जो इस बार भी महाकुंभ में अपने रथ पर बैठा के गंगा स्नान के लिए एक ऐसी मॉडल को लेके बिठा के घुमा के ले जा रहा था, जिसपे अखाड़ा के कई लोगों ने आपत्ति करी, ये संतों को नहीं करना चाहिए। इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं फेसबुक पर कि एक महिला के संग बड़े अभद्र तरीके से होली खेलते हुए ऐसे लोग भी अमित शाह पे जल चढ़ा रहे थे, क्योंकि वो महामंडलेश्वर है। फिर मैंने कहा कि अगर जिन संतों को, जिन महामंडलेश्वर को पूरा देश पूजता है, वही महामंडलेश्वर अगर अमित शाह पे जल चढ़ा रहे हैं, वही महामंडलेश्वर अगर अमित शाह को भगवान मान रहे हैं, तो फिर आप लोग इन महामंडलेश्वर को क्यों पूज रहे हो? आप लोग भी सीधे अमित शाह का पूजो। या आप जिनको पूज रहे हो वो अमित शाह को पूज रहे हैं, तो आप ही सीधे सीधे अमित शाह को पूजो। एक किस्सा बता देता हूँ अभय दुबे जी की बात सुनने से पहले। एक राजा गया, वन में भटक गया। वहां पे एक गरीब का किसान का झोपड़ा था। अब राजा भूखा प्यासा था। उसने गरीब किसान से कहा कि महाराज, कुछ खाना खिला दोगे? उसने 2 रोटी खिला दी। राजा बड़ा खुश हुआ, बोले मेरे महल में आ जाना और जो मांगोगे वो मिलेगा, जब कभी परेशानी में आ जाना। एक दिन वो किसान बहुत परेशान था, राजा के महल में गया। अंदर तक लोगों ने पहचान लिया, राजा के पास तक ले गए। राजा उस समय नमाज पढ़ रहा था। उस किसान जंगल में रहता था, उसको पता नहीं था ये नमाज होती क्या है, कैसे पढ़ी जाती है। जब राजा ने नमाज पढ़ ली तो उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राजा जी बोले, बताओ क्या हाल चाल है? बोले, जी मैं बढ़िया। आप ये क्या कर रहे थे? बोले, ये नमाज पढ़ रहा था। उस किसान ने पूछा, ये क्या होता है? बोले, मैं खुदा से मांग रहा था कि मेरे को सब बरकत दे, अपनी मेहरबानी रख के अपना रहम करे। बोले, आप तो राजा हो, आप भी मांगते हो किसी से? बोले, वो तो खुदा है, वही सबको देता है, वो मुझे भी देता है, वो तुम्हें भी देता है। तो उसने कहा, राम राम जी, मैं चला। राजा हैरान है, इसने तो मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, जब आप जिससे मांग रहे हो, तो मैं भी आपसे क्यों मांगू? मैं भी उसी से मांगूंगा। आपने कहा सबको देता है, वो आपको दे रहा है, वो मुझे भी देगा, इसमें आप क्या करोगे? तो मैंने कहा, महामंडलेश्वर जिसको भगवान मान रहे हैं, तो आप भी डायरेक्ट मानो। जब उन्हीं उन्हीं को लगता है कि अमित शाह ही दे देंगे। और फिर मैंने एक बात और कही, हो सकता है किसी को बुरी लगे। अगर ये गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल होते, तो ये महामंडलेश्वर अरविंद केजरीवाल पे जल चढ़ा रहे होते। अगर ये गृह मंत्री अखिलेश यादव होते, तो यही महामंडलेश्वर अब अखिलेश यादव पर जल चढ़ा रहे होते। इन संतों को क्या जरूरत है नेताओं की इतनी चरण वंदना करने की? और क्या एक भ्रम फैलाया गया है इस देश में? इन संतों की असली चेहरे यही हैं। तमाम बातें हैं अभय दुबे जी से, मैंने आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। चलते हैं अभय दुबे जी के साथ। बहुत बड़ा खुलासा योगी आदित्यनाथ की राजनीति को लेकर है। पूरी बात सुनिएगा और बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करके बातचीत कैसे लगी। चलिए अभय जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कुंभ में, महाकुंभ में एक बड़ा हादसा हुआ।
पूरी तरह से अफसरों की सरकार की लापरवाही के चलते हुआ। हम्म, तो खास बातें हैं जिनसे मैं आज की 3 खास बातें हैं, जिनसे मैं आज की हम्म, शुरुआत करना चाहता हूँ बातचीत की। हम्म, पहली बातचीत तो ये कि आज मैं आज तक चैनल के प्रति नमन हो गया। मुझे लगा कि इससे अच्छी पत्रकारिता की नहीं जा सकती हम्म, और एक मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी पत्रकारिता होती भी नहीं होगी। आज जो हम्म, उम, नमूना पेश किया आज तक ने, वो लाजवाब था। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी बड़े वो करेंगे, बधाई देंगे आज तक को। आज तक लिख रहा है कि कुंभ मेले में हादसा कोई नई बात नहीं है। 1954 में भी स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ था। भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, 8 से लोगों की जान चली गई। इसके बाद 1986, 2003 और 2010 में भी अलग-अलग कुंभ मेले में भगदड़ की घटनाएँ हुई। तो आज तक पहली बड़ी खबर ये कि आज तक ने जो सरकार की तारीफ में जो ट्वीट किया, उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि मैंने 10 बजे लाइव शुरू किया, साढ़े 3 घंटे लाइव किया। तब तक इन गोदी मीडिया के चैनल पे कहीं एक खबर लाइन की खबर नहीं आ रही थी कि किसी की मौत हुई है। और हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। लगातार हम्म, एक के बाद वहाँ एम्बुलेंस से लाशें उतर रही थी, हम दिखा रहे थे। दूसरी बड़ी बात, जिस समय प्रयागराज में लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, अपने-अपने परिचित जो खो गए हैं, उनकी लाशें ढूँढ रहे थे, ठीक उसी पल में प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रैली कर रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। केजरीवाल ने हम्म, बड़ा गलत, मतलब मैं शॉक था कि इतनी लाशें गिर रही हैं वहाँ पे प्रयागराज में, महाकुंभ में, कोई प्रधानमंत्री इस बीच में रैली कैसे कर सकता है? और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि 6 साल पहले जब प्रयागराज में कुंभ लगा था, एक आईएएस अफ़सर हैं विजय किरण आनंद को मेला अधिकारी बनाया। इम्पोर्टेंट पद होता है मेला अधिकारी। कैग ने जाँच करी, उस कुंभ के ऑडिट किया और बताया कि इसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है कुंभ में। शौचालय बनाने में, टेंट सिटी बनाने में, तरह-तरह की बल्ली सप्लाई में तरह-तरह के घोटालों की पूरी विस्तृत हम्म, रिपोर्ट। हम्म, मिट्टी की सरकार, चूँकि कुंभ तो हिंदुओं की सरकार का ब्रांड है, तो विजय किरण आनंद सस्पेंड होंगे, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएँगे। ये हम्म, कुछ नहीं। ना भी होता चलो कोई बात नहीं, ऐसे तमाम बेईमान अफ़सर सरकार में मौज काट रहे हैं। हम्म। लेकिन ये जो महाकुंभ हुआ इस बार, उसका मेला अधिकारी उसी विजय किरण आनंद को फिर बना दिया गया, नतीजा हमारे सामने है। 3 बातें मैंने आपको बताई, तीनों पे आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने आज तक की पत्रकारिता से बात शुरू की, मैं भी वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। आज तक ने जो लिखा है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की थीसिस है। आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो भाटिया साहब हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे अतीत के कुंभों में क्या क्या हादसे हुए हैं वो एक पर्ची पे नोट करके लाए और वो उन्हें टीवी पे पढ़ रहे हैं। आज तक में और उनमें केवल ये फर्क ये है कि उन्होंने 1954 के कुंभ में जवाहरलाल नेहरू को भी जोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, कि भारतीय के जवाहरलाल नेहरू मौनी अवस्था के दिन उसमें कूद गए इस संगम में, तो उसकी वजह से 800 लोगों की जान गई। ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। आज तक वाले केवल जवाहरलाल नेहरू को नहीं ला रहे हैं, बाकी सारी बातें वो वही कह रहे हैं जो कि भाजपा वाले कह रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा की थीसिस में और भाजपा की प्रवक्ताओं की थीसिस में और आज तक की इस थीसिस में कोई फर्क नहीं है। आ, ये जो बात कही जा रही है, इसकी तरह सोचिए, दुनिया में कहीं भी बड़े पैमाने पर भीड़ जमा होती है तो वहां पे हादसे के अंदेशे होते हैं। जब सऊदी अरब में लोग हज करने जाते हैं मक्का मदीना में, वहां भी हादसे हो चले हैं। जब शैतान के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, वहां पर मुसलमान श्रद्धालु पत्थर मारते हैं, तो वहां भी काफी बड़े बड़े हादसे हुए हैं। दुनिया में सब जगह ऐसा होता है। सवाल ये नहीं है कि अतीत के हादसों को बताना शुरू कर दें आप, ताकि आपने जो गलती की है या तो वो छिप जाए या उसका महत्व कम हो जाए, और बात को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि ये सब तो होता ही रहता है। तो ये जो पूरा हो रहा है मामला, ये इस पूरे मामले पर किसी न किसी तरीके से ये छिपा दिया जाए या इसके महत्व को घटा दिया जाए। इसमें एक और हो रहा है, इसमें जज्बाती होने का नाटक भी हो रहा है और उसमें भी आज तक शामिल है। आज तक के ऊपर योगी आदित्यनाथ को विशेष रूप से दिखाया गया। योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर अपना हादसे के ऊपर अपना वक्तव्य दिया और जज्बाती हो गए। और उसके बाद तरीका आप देखिए पत्रकारिता का, पहले पहले योगी आदित्यनाथ का पूरा वक्तव्य दिखाया जाता है, फिर उसके ऊपर एंकर साहब प्रकट होते हैं।
एंकर साहब फिर से उनके उस वक्तव्य के टुकड़े दिखाते हैं और बगल में लिखा हुआ आता है कि मुख्यमंत्री जो है वो भावुक हुए। तो इस प्रकार से पूरा एक खबरिया चैनलों द्वारा, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, एक प्रपंच रचा जा रहा है ताकि इस पूरी खबर के महत्व को कम किया जाए, इसको हल्का किया जाए। ये पूरी कोशिश हो रही है। सुबह से मैं तो यही कोशिश देख रहा हूं कि यही हो। अब आप इसका एक राजनीतिक पक्ष है। उस राजनीतिक पक्ष पे अगर आप चाहें तो मैं चर्चा कर सकता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि मोदी जी, एक बात और बता दीजिए पहले, इतने हम्म, विद्वान हैं आप, आपने इतने घोटालों की, आप तो एक उस आंदोलन में भी शामिल थे, अन्ना आंदोलन में एक्टिव भूमिका में थे। यही तो आंदोलन था, कैग की रिपोर्ट तो थी, विनोद राय की रिपोर्ट थी, तब उसमें पूरा देश हंगामा खड़ा हुआ। कैग कोई समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस तो है नहीं, उस एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि कुंभ में घोटाला हुआ है। क्या जिम्मेदार मेला अधिकारी को क्या इस बार मेला अधिकारी बनाया जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए था। उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार को तो ये बताना चाहिए था कि उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या जांच की। भाई कैग ने मान लीजिए घोटाला इंगित किया था तो सरकार को उसकी ऊपर जांच बैठानी चाहिए थी, और जांच में अगर वो अधिकारी क्लियर कर दिया जाता कि भाई इसने कोई गड़बड़ी नहीं की, अगर जांच की रिपोर्ट ऐसी होती तो ठीक है, आप उसको बाकी जिम्मेदारियां दे सकते हैं और दोबारा फिर जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी तो कोई खबर है नहीं कि उस पर जांच की गई हो, जांच में उस खिलाड़ी को, उस अधिकारी को हरी झंडी दे दी गई हो, क्लीन चिट दे दी गई हो, ऐसा तो कुछ सुनने में आता नहीं है। तो उसको तो बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए था। दूसरे एक बात और है कि अगर मान लीजिए जांच में वो किसी तरह निकल भी गया हो, तब भी सीएजी रिपोर्ट में अगर कुंभ जैसी जगह के किसी मेला अधिकारी के खिलाफ कोई संशय की बात आती है, कोई उंगली उठती है, तो उसको मत आप दीजिए ये जिम्मेदारी, किसी दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए, तो वो नए नए से काम करेगा। और तो लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब आपने कहा कि मोदी जी यहाँ पे दिल्ली में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होने वाली है, भाजपा सत्ता में आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल के लिए राजनीति ही सब कुछ होती है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। राजनीति ही सब कुछ है लेकिन इसकी एक सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा को नहीं मानती है। नरेंद्र मोदी केवल वही काम करते हैं जिसका राजनीतिक फायदा और नुकसान हो, इससे अलग हटकर वो कुछ भी नहीं करते हैं। और बिल्कुल उसी के पैटर्न पर योगी आदित्यनाथ उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर और भी मैं तो सोचता हूं मोदी जी से भी ज्यादा आक्रामक होकर वो सारे काम राजनीति की खातिर करते हैं। ये जो कुंभ किया जा रहा है, ये करीब 2 महीने से लगातार कुंभ के आयोजन के 2 महीने, 1.5-2 महीने से ही लगातार बहुत से पत्रकारों ने इस बात का भंडाफोड़ किया है। बहुत से पत्रकारों ने इस बात को उजागर किया है कि इस कुंभ के पीछे कौन-कौन से राजनीतिक उद्देश्य काम कर रहे हैं। योगी जी इस कुंभ के जरिए एक तीर से कई शिकार करना चाहते थे, लेकिन उसमें एक शिकार बहुत बड़ा था। उनको कहीं से किसी ने योगी जी को बता दिया कि 2013 का जब कुंभ हुआ था, तो वहां पर धर्म संसद की बैठक हुई थी और उस धर्म संसद की बैठक का जो कंक्लूडिंग सेशन था, यानी जो 5 फरवरी 2013 को आयोजित किया गया था, यानी उसका अंतिम सेशन जो था, उपसंहार वाला सेशन था, उस सत्र में धर्म संसद में कई हिंदू साधु सन्यासियों ने नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया। और एक तरह से जैसे इस तरह के कार्यक्रम में होता है, हो हल्ले के बीच में हाथ उठा के कोई भी प्रस्ताव पास कर लिया जाता है। ये कार्यक्रम तो इसी प्रकार के होते हैं, धर्म संसद तो इसी प्रकार का संगठन था। तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम 2013 के इस धर्म संसद में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरह पास कर लिया गया। ये असल में एक तरह से भाजपा के आला कमान के कुछ नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहता था, उसके ऊपर दबाव डालने का एक तरीका था। इसके जरिए उसके ऊपर दबाव डालने की बनाया गया। तो योगी जी को शायद उनके सलाहकार ने समझाया कि कुंभ इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो मौका है। इस मौके पर आप अगर किसी तरीके से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम को चमका सकें इसके अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपके नाम से कोई इनकार कर दे या इधर उधर, काफी मुश्किल हो जाएगी कि आपके नाम को नकारा जाए। तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े स्तर पे इसको करते हैं, इतना जबरदस्त प्रचार करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, और इस कुंभ में जो वीआईपी कल्चर है,
जो सुपर वीआईपी कल्चर है, जिसकी सब लोग आज इस भगदड़ वाली दुर्घटना हुई है, दुखद दुर्घटना हुई है, इसकी रोशनी में सब लोग वीआईपी कल्चर को रेखांकित कर रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं। केवल विपक्षी सांसद ही नहीं, बहुत सारे साधु संत भी इस काम को कर रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर के पीछे भी यही योजना है। देखिए, जब आप सारे देश के वीआईपी को वहां पर कुंभ में लाएंगे और उनके लिए आम जनता का मूवमेंट, आम जनता की गतिशीलता को भी अगर आप रोक देंगे या उनके रास्ते बदलेंगे, एक एक व्यक्ति को जो आया है अपना सामान लेकर अपने परिवार के साथ में, उसको 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा सर्दी के अंदर, तब आप समझ लीजिए कि वो वीआईपी के साथ में योगी जी का कितना अच्छा संसर्ग हो रहा है। आप कल्पना कीजिए इस बात को। जब तक वीआईपी के साथ आपका संसर्ग नहीं होगा, तब तक अपनी राजनीतिक गोटी आप कैसे लाल कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी ने उनके कान में डाल दिया कि नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव यही पास हुआ था, तो वो भी चाहते हैं कि इसी तरह का कुछ यहाँ हम इस कुंभ में भी हो जाए। अभी कुंभ में बहुत दिन है, कभी भी इस तरह की घटना घटित हो सकती थी। दूसरा, उन्होंने सोचा कि अगर हम वास्तव में ये करना चाहते हैं तो कुंभ से सारे वीआईपी जो है वो मेरी एक विशेष किस्म के एक महान मैनेजर के तौर पर, एक महान इवेंट मैनेजर के तौर पर मेरी छवि लेके यहां से जाए। और एक पत्रकार ने तो मुझे याद पड़ता है, कुंभ के शुरुआत से 2 दिन ठीक पहले ही किसी राष्ट्रीय अखबार में, अखबार का नाम मुझे याद आ जाएगा अभी, उसने लिखा था कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य पूरा का पूरा इस कुंभ के सफल प्रबंधन के ऊपर निर्भर है। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जब योगी जी की बल्ले बल्ले होने लगेगी कुंभ के जरिए, उस वक्त योगी जी का फिर राजनीतिक कैरियर किसी से संभलेगा नहीं, वो रॉकेट की तरह आसमान में जाएगा। ये एक तो दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रयोग है, अच्छा, जब जितना बड़े पैमाने पर कुंभ आयोजित कर रहे थे, जितना जबरदस्त प्रचार कर रहे थे, जिस तरह के वहां पर इंतजाम किए जा रहे थे, 20-20 हजार रुपए के टेंट, 1-1 लाख रुपए के टेंट, वो सब जो हो रहा था, एक तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वीआईपी को पटाने फुसलाने के लिए आम जनता के साथ इतनी बदसलूकी होगी, ये मुझे अंदाजा नहीं था। मेरा अंदाजा था कि हर जगह पूंजीवाद है देश में, 2 व्यवस्थाएं होती हैं, एक अमीर के लिए व्यवस्था होती है, एक गरीब के लिए व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था भी दोहरी है, एक अमीर की शिक्षा व्यवस्था है, एक गरीब की शिक्षा व्यवस्था है। ट्रेनें भी सब जगह, जो अमीर आदमी होता है वो आगे उसमें बैठता है एग्जीक्यूटिव क्लास में, और पीछे चैटल क्लास जो होता है उसमें हमारे ऐसे लोग बैठते हैं। तो वो तो इसी तरीके से चलता है सब जगह। तो ऐसी कुंभ में भी हो जाएगी व्यवस्था। यहाँ तक के जो जलाभिषेक वगैरह करने के लिए बाबा विश्वनाथ जाते हैं, उज्जैन लोग जाते हैं, उसमें वीआईपी लोग जो होते हैं उनका विशेष रूप से जाके आगे जलाभिषेक उनसे करा दिया जाता है। सब जगह ये होता है। लेकिन उसमें कभी भी ये हद नहीं होती कि उसमें आम आदमी को बिल्कुल त्याग दिया जाए, उसका तिरस्कार किया जाए, उसको एहसास दिलाया जाए कि तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ यही है। ये जब इस कुंभ में होना इस तरीके से शुरू हुआ, तब मेरा दिमाग ठनका। मैंने इस पर दिमाग लड़ाया कि वीआईपी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? भाई, वीआईपी को तो स्वाभाविक रूप से सब जगह महत्व मिलता ही है, लेकिन जो कुंभ में हो रहा है वो सामान्य बात नहीं है। एक तो बहुत बड़े बड़े महंगे रात में सोने के, ठहरने के इंतजाम, ऐसा लगता है जैसे कि वो पिकनिक मनाने के लिए वहां पे गए हो। अच्छा, जब वीआईपी इस तरह बड़े बड़े बहुत पैसे ऐसे खर्च करके या अपने रंग रुतबे के दम पे वहां पे इस तरीके से रहेंगे, फिर उसकी जो अखबारों में जो 4th पेज होता है, यानी जो मनोरंजन के पेज होते हैं, उसमें फिर वीआईपी की तस्वीर भी छपती है। फिल्म स्टार्स खड़े हुए हैं अपने टेंट के सामने, एक फिल्म स्टार खड़ा हुआ है, 2 सुंदर स्त्रियों के गले में हाथ डाले हुए है, इस तरीके से हीरोइन है या एक्ट्रेसेस हैं, गले में हाथ डाले हुए है और कुंभ की महिमा के बारे में चर्चा कर रहा है वो। और पीछे बिल्कुल सजा बजा एक टेंट है, टेंट उसकी पृष्ठभूमि है। तो जब हो रहा है वहां पर, तब फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा, इसमें होने वाला है, इसमें जरूर। और वही हुआ। कई लोगों ने ये तय किया, आम लोगों ने ये तय किया कि वो केवल एक बार डुबकी नहीं लेंगे, वो कई बार डुबकी लेंगे। उनका कहा, भाई हम एक बार में हम संतुष्ट नहीं है, हम कई बार में हम बार डुबकी लेना चाहते हैं। सब ये कह रहे हैं कि हम वहीं संगम पे, जिसको संगम की नोज कहा जाता है, हम वहीं पे वहीं पे डुबकी लेंगे। तो इस प्रकार की भावनाएं भी इसकी प्रतिक्रिया में फैलती हैं। मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं कि आखिरकार वो साइकोलॉजी क्या है जिससे आम जनता भी प्रभावित होती है कहीं ना कहीं।
तो ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के में बहुत सारे कारण काम कर रहे हैं। दूसरे, अभी एक पूर्व पुलिस अफसर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। हालांकि थे तो वो सरकार के और भाजपा के ही समर्थक, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी कही अपने तजुर्बे से। उन्होंने कहा कि जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन्होंने बताया कि उनकी पहली पोस्टिंग कुंभ में ही हुई थी, रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने, जब मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, मुझे ट्रेनिंग देने वालों ने कहा था कि पानी और भीड़ ये लगातार चलती रहनी चाहिए। जब पानी रुक जाता है कहीं तो समझ लीजिए प्रलय हो जाता है, और भीड़ रुक जाती है तो समझ लीजिए भगदड़ मच जाती है और दुर्घटना होती है। जब वहां पर भीड़ रुक गई और उसने कहा हम यहीं रुकेंगे, और जैसे ही तथाकथित अमृत स्नान का, इसको अमृत स्नान कहने लगे हैं, पहले तो अमृत स्नान नहीं कहा जाता था, तो ये अमृत स्नान का वो मुहूर्त आएगा, वैसे ही हम संगम में डुबकी लगाने के लिए झपटेंगे, और वहीं पे वो सोने लगे। इसका मतलब वहां पे भीड़ रुक गई। मैं उनकी मदद से ये विश्लेषण करना समझना चाहता हूं। भाई ये हम छिछले तरीके से किसी ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन साफ दिख रहा है कि जब आप किसी तीर्थ स्थल का, किसी धार्मिक गतिविधि का, किसी आध्यात्मिक महत्व की गतिविधि का राजनीतिकरण करेंगे, उससे अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहेंगे, तो उसके कैसे कैसे विषम और भीषण परिणाम निकल सकते हैं। अभी 3 तारीख को फिर एक बड़ा स्नान है। उस दिन क्या होगा इसकी हम लोग अभी कोई कल्पना नहीं कर सकते। कौन सी दुर्घटना होगी, किस तरीके से चीजें प्ले आउट होंगी वहां पे, कोई किसी को नहीं पता। अब योगी जी ने एक और वक्तव्य दिया। योगी ने वक्तव्य दिया कि कुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार 2 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। क्या सरकार के लिए एक तीर्थ स्थल, एक आध्यात्मिक क्षण कमाई का जरिया होना चाहिए? क्या वो एक बिजनेस प्रपोजिशन होना चाहिए? ये योगी जी का वक्तव्य है, अखबारों में छपा है, नेट पे उपलब्ध है कि कुंभ से उत्तर प्रदेश के खजाने को 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। हुआ ये कि जब लोगों ने आरोप लगाया कि आप 15,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किया इसके अंदर, तो उन्होंने जवाब दिया अरे हम 2 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे इससे। अच्छा, तीसरा उनका मकसद ये था कि हम यूपी को उसमें ब्रांड यूपी बना देंगे, हम इतना बढ़िया यहाँ के इंतजाम करेंगे, ब्रांड यूपी की इमेज चमक जाएगी, और फिर हम यूपी की जो $1 ट्रिलियन की, यानी $1 खरब की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उस इकोनॉमी बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो मैं कह रहा हूं एक तीर से कई शिकार करना चाहते थे, और सबसे बड़ा तीर वो था कि हम किसी तरह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर इसी कुंभ में हमारी दुंदुभी बच जाए। अच्छा, अब दिक्कत की बात यह है कि जब आप इतना बड़ा इंतजाम करते हैं तो दुधारी तलवार पे चलते हैं। पता नहीं कौन सी धार आपको घायल कर दे। आप एक धार से बचाएंगे, दूसरी धार आपको घायल कर देगी। कहीं नहीं, इस तलवार में तो कई धारें होती हैं। ये 2 धारों वाली तलवार नहीं है, ये कई धारों वाली तलवार है। तो योगी जी को पहला घाव तब लगा जब गीता प्रेस गोरखपुर के पंडाल में आग लग गई सिलेंडर फटने से, और पूरा का पूरा पंडाल सुहा हो गया। उन्हें फिर लखनऊ से दौड़ के आना पड़ा। अब ये वाला घाव बहुत बड़ा लगा है, जिसके अंदर अभी पता ही नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। पहले 20 की घोषणा की गई, वो भी 17 घंटे बाद। 17 घंटे बाद सरकार ने 20 की घोषणा की, और 20-22 घंटे के बाद वो टोल फ्री नंबर दे पाई कि इस नंबर पे लोग करके पता लगाएं कि भाई हमारा परिवार का ये व्यक्ति गायब है, क्या आपने उसको देखा है, वो कहाँ मिल सकता है। ये तो स्थिति है। मैं 17 घंटे बाद तो स्वीकार किया, गोदी मीडिया का चैनल कोई कह नहीं रहा था, और मेला अधिकारी का एसएसपी वो कह रहा था कि कोई भगदड़ ही नहीं मची है, थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई थी। ये अफवाहें मत फैलाइए आप। जिस समय वो ये कह रहा था उस समय तक 4 PM मैं लाइव कर चुका था, 10, 15, 20 लाशें मैं दिखा चुका था, क्षितिज वहां खड़े हुए थे, एम्बुलेंस दिखा चुका था कि 6-6, 7-7 एम्बुलेंस पीछे कर दी गई थी कि मीडिया को पता ना चले। हर एम्बुलेंस से 2-2 शव उतर रहे थे। ये वाक्य था कि चीजों को छुपाया जाए। कोई मीडिया का चैनल एक लाइन लिखने को तैयार नहीं था कि वहां कोई मौत हुई है। वो तो हमने दिखा दिया। पहली बार पूरे देश में सिर्फ 4 PM ने वहां पे एक्सपोज किया, एक डेड बॉडी दिखाई, तो उसके बाद मजबूरी करना पड़ा। उसके बाद में हैरानी की बात यह है कि जिस समय सरकार की तरफ से अधिकृत बयान आया कि 30 की मृत्यु हुई है, एक बड़ी सफाई से कहा गया कि बाकी कुछ लोग घायलों को परिजन अपने घर ले गए हैं। उस समय हमारे रिपोर्ट क्षितिज का फिर एक कोशिश करी, खतरा लिया, पोस्टमार्टम हाउस में गया, और वहां पे
लाश के ऊपर, एक डेड बॉडी ऊपर 58 नंबर लिखा था। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया, स्टिंग ऑपरेशन किया उसने। तो अगर वहां पे सफेद चादरों में शव लिपटे हुए हैं, सब पे नंबर पड़ा है, तो ये तो संभव नहीं है ना कि 15 से शुरू हो जाए, 58 तक चला जाए। किसी डेड बॉडी के ऊपर अगर 58 नंबर लिखा है, इसका मतलब मेजोरिटी 58 हुई है। नहीं, आप बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। देखिए, आप बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं और आपके पास अपनी बात का प्रमाण भी है स्टिंग ऑपरेशन के तौर पर। मुझे तो लगता ही है कि जिस जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह टीवी पे हम लोग देख रहे थे और मैं देख रहा था, मेरी पत्नी देख रही थी, कितने बड़े पैमाने पर एम्बुलेंसेस वहां पर मौजूद थी, उसमें लाशें डाली जा रही थी और खुद कई पत्रकार लोग भी जो भले ही गोदी मीडिया के हों, लेकिन जब वहां पत्रकार वहां पे मौके पर रिपोर्टिंग करता है, जो स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ मौके पर रिपोर्टिंग करता है, तो बहुत सही बातें उसके दिमाग मुंह से निकल जाती हैं, क्योंकि वो फिर अपने आप को रोक नहीं सकता, होता तो वो पत्रकार ही है, क्योंकि वो मौके की नजाकत होती है। वो एक्स पे डाल रहा था अपनी बातें, ठीक बात है। हाँ, तो वो कई पत्रकारों ने भी बताया कि भाई यहाँ जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से यकीन नहीं होता कि इतने कम लोग मरे होंगे। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि ये संख्या काफी ज्यादा निकल सकती है जिनकी मौतें हुई हैं। और देखिए, ये तो खैर हम किसी को राजनीतिक रूप से पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, इसके आधार पर हम कोई जो मानवीय त्रासदी है उसकी व्याख्या नहीं करते। मैं तो समझता हूं कि एक भी व्यक्ति को न मरना चाहिए था, न घायल होना चाहिए था। वो सब श्रद्धालु थे और वहां पे गए थे। और दूसरा वो दृश्य आप देखिए जो मुझे आज टीवी पे दृश्य दिखाया गया। एक मंच है, उसपे एक मशहूर महिला पत्रकार खड़ी हुई है, उनके हाथ में माइक है और जाहिर है कि उनका कैमरा मंच से नीचे जो श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ जा रही है उसको दिखा रहा है। तो मैंने तो कभी इस तरह देखा नहीं। उसमें क्या है कि तो सर्दी का समय है तो लोग टोपे वोपे लगाए हुए और स्वेटर वेटर पहने हुए और अपनी अटैचियां वगैरह उठाए हुए यूं किए हुए हैं और उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं है। और बिल्कुल वो पत्रकार बता रही है कि केवल जो शरीर से लंबा तगड़ा है वही खिसक पा रहा है आगे, बाकी लोग चल ही नहीं पा रहे हैं आगे। अब आप इतने लोगों को आपने वहां पर प्रचार करने निमंत्रित करके अनियंत्रित तरीके से वहां पर बुला लिया संगम स्थल में, सब लोग वहीं आकर ठुस गए। अब आप बताइए हो क्या रहा होगा। ठीक बात है। हाँ, अच्छा, अगर अगर कम लोग मरे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, कम लोग मरे हैं, कम से कम क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या मतलब कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है वहां पर, और अभी क्या पता है कि दुर्घटना कितनी बड़ी हुई है। ठीक, बिल्कुल सही बात। ये सब क्या हो रहा है। मतलब आप धर्म का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, अध्यात्म को तो अध्यात्म नहीं रहने दिया, उसका जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसके कितने दूषित परिणाम हो सकते हैं इसकी इन लोगों को चिंता नहीं है। बिल्कुल सही है, ये यही हाल और है। बिल्कुल टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इनके समर्थक ही इनकी पोल खोल देते हैं। इन्होंने कहा जोश में आके कि हमने 70,000 पुलिस वालों को जो है वो लगाया हुआ है इसके अंदर। तो जो वहां पुलिस वाले पूर्व आईजी सज्जन थे, उन्होंने कहा कि अगर 70,000 पुलिस वाले तैनात हैं और इतना करोड़ लोग हैं तो 10,000 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला हुआ। ठीक बात है। तो 10,000 लोगों में एक पुलिस वाला होगा तो वो क्या नियंत्रण करेगा, सिवा माइक पे अनाउंसमेंट करने के अलावा। वही हो रहा है। और मेला अधिकारी, आपने 5 करोड़, आपने खुद ही, आप योगी जी कह रहे हैं कि 7 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, 7 या 10, 5 तो उन्होंने 5 शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया मेरे ख्याल से, या तो उन्होंने 7 करोड़ कहा था या 10 करोड़ कहा। और जिस वक्त वहां दुर्घटना हुई वहां पर, उस वक्त बताया जाता है कि वहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं थे। 2 करोड़ लोग भी हालांकि बहुत होते हैं भाई, मैं 2 करोड़ लोग, मैं 2 करोड़ लोगों को कम नहीं मानता हूं, कोई नहीं मानता 2 करोड़ लोगों को। एक जगह 2 करोड़ लोग आ जाए, कितना, हिंदुस्तान में कितनी ऐसी जगह है यहाँ पे एक साथ 1 करोड़ लोग भी जमा हो सके। अच्छा अभय जी, दिल्ली में ऐसा कोई मैदान नहीं है, दिल्ली में ऐसा कोई मैदान नहीं है जहाँ पे 10 लाख लोग भी जमा हो सके। सही बात है। अबे जी, मजे की बात ये, एक चार्ट आया था, उन्होंने चार्ट में दिखाया था कि अगर सभी ट्रेनें फुल हों, सभी फ्लाइटें फुल हों, तब भी संख्या 1 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंच सकती। करोड़ कहां से आ जाएंगे। दूसरी बात, जो मशीन, जो व्यक्ति, जो मशीनें 10 करोड़ की संख्या गिन के बता देती है कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, वो कितने मरे ये नहीं गिन पाई 17 घंटे तक। 10 करोड़ गिन लिए, लेकिन कितने गायब में, कितने मरे ये इनको नहीं पता।
मेरा कहना है कि करोड़ और तो इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप अपने 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 इंतजाम को बढ़ा चढ़ा के बता सकें, हैं, उसको बता सकें कि अरे हमने कितना जबरदस्त इंतजाम किया। आप ये छोड़ दीजिए वो कितने लोग आए थे, लेकिन जो दिख रहे थे संजय जी वो बहुत ज्यादा थे और जगह उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। देखिए बहुत से लोगों का तो वहां पर सांस घुट जाने से उनको मर जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोगों को इधर उधर से दबाव पड़ने से उनको बीमार पड़ जाना चाहिए। ठीक बात, व्यवस्थाएं बहुत आती है। अच्छा, हाँ, जिनका जो हार्ट के मरीज हैं, जिनको शुगर है, जिनकी सांस फूलती है, वो तो उस परिस्थिति में जिंदा ही नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक है अभय जी। इस बीच में एक चीज पे मैं और चर्चा करना चाहूंगा। ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं, अमित शाह जी स्नान कर रहे हैं और ये हमारे महामंडलेश्वर जी उनके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, उनके उनके ऊपर। तो मैंने आज के लाइव में कहा कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग इन महामंडलेश्वरों की पूजा करते हैं और ये महामंडलेश्वर अमित शाह की पूजा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग है जिनके ऊपर ये महामंडलेश्वर जल चढ़ा चढ़ा के विभूत है। और इसमें से एक महामंडलेश्वर वो है जिसपे यौन शोषण का आरोप लगा था, जो कंगना रनौत को अपने संग हेलीकॉप्टर में घुमा रहा था, जिसके रथ पे एक रिछारिया रिछारिया करके एक मॉडल बैठी हुई थी। खुद अखाड़ों ने आपत्ति लगाई थी। जो अखिलेश यादव पर तांत्रिक क्रिया कराने के लिए चर्चित था, तो शिवपाल यादव के संग मिलकर खेल कर रहा था जब दोनों में लड़ाई थी। इतना विवादित जमीन कब्जे में उसका नाम, अपने गुरु की हत्या में उसका नाम, और वो अमित शाह पे जल चढ़ा रहा है। वो अंबानी की शादी में भी था। तो ये महामंडलेश्वर अगर ये जल अमित शाह पे चढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा लाइव में अमित शाह पे नहीं चढ़ा रहे हैं। अगर देश का गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल होता तो ये महामंडलेश्वर केजरीवाल पे चढ़ा रहे होते। अगर अखिलेश यादव होते तो ये महामंडलेश्वर अखिलेश यादव पे चढ़ा रहे होते। तो क्या देश के जनमानस को ये नहीं समझना चाहिए कि जिन संतों की तुम पूजा कर रहे हो वो देश के गृह मंत्री की पूजा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट तुम ही गृह मंत्री की पूजा कर लो। ये तुम्हारे संत किसी काम के नहीं है। एक व्यक्ति पे, गृह मंत्री पे जल चढ़ा रहे हैं महामंडलेश्वर। क्या क्या संजय जी आप जो कह रहे हैं उससे पूरी तरह सहमत होते हुए मैं आपसे एक प्रति प्रश्न करता हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ आपसे। वो ये है कि देश का सबसे बड़ा महामंडलेश्वर कौन है? बड़ी समस्या है। तो नरेंद्र मोदी। हाँ, कमाल हो गया। रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने की? किसी शंकराचार्य ने की? किसी महामंडलेश्वर ने की? किसी महंत ने की? योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के महंत हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से देश की बहुत ही प्रतिष्ठित मठ है देश का। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी ऐसी 100 गोरखपीठों के महंत हैं। उनकी पूरी योजना थी देश में अपने मंदिर बनवाने की, उसमें खुद अपनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की। तभी तो कह रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आजकल के नेता जो हैं वो सब जो अपने आप को विष्णु भगवान का अवतार कह रहे हैं, वो कल की पीठ की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं, वो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं, वो अबू धाबी में मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए वो देश के सबसे बड़े महामंडलेश्वर, सबसे बड़े शंकराचार्य और सबसे बड़े महंत हैं। इसलिए जो सत्ताधारी नेता है वही महामंडलेश्वर है। वो महामंडलेश्वर जो उन पर जल चढ़ा रहा था वो इस बात को अच्छी तरह जानता है। गजब है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है ये देश का कि अभी देश की भोली वाली जनता अभी भी नेताओं को जानती नहीं है। वो देश का एक इंसान जिसने हजारों करोड़ रुपए मार दिया, अनिल अंबानी, वो वहां पे उसको वीवीआईपी सुविधा मिली हुई है। बताइए, हजारों करोड़ रुपए देश से फ्रॉड कर चुका, मार चुका बैंक होके, वहां पे स्नान कर रहा है। धन है अभय जी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बातें करी, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। तार्किक तरीके से बातचीत की गई है। अपनी राय से अवगत जरूर कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।